हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स चल रही थी उनके बारे में। अभी कुछ जो शेष रह गई हैं उनके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने कहाँ तक बात की है? अनुसूची 7 तक, जिसको अच्छे तरीके से समझे हैं और आई होप कि आप सभी को भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देन आज हम बात करेंगे अनुसूची 8 और अनुसूची 9, ठीक है। यानी कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है और 9वीं अनुसूची है, इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं। यदि अभी तक की बात करें तो कितनी है? मूल रूप से 12 अनुसूचियां अभी तक हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कि बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कितनी है? 12 है। और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो अपनी नोट्स में कि अभी वर्तमान समय तक की बात करें, यदि आज तक की बात करते हैं यदि हम, तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो है 12, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात तो नोट कर लो, वहाँ पे जो मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 7वीं अनुसूची में। इनको 3 सूचियों में डिवाइड किया गया था। तो उसमें था क्या था, मतलब 7वीं अनुसूची में मेन रूप से बात क्या की गई थी? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की जो भी शक्तियाँ थी उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित किया गया था इनको 3 सूची में, जैसे संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई। तो ये समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई थी? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको आप लोग अपनी नोट्स में जहाँ भी लिख रहे हो वहाँ पे मेंशन कर लो कि जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी न किसी देश के संविधान से ली गई हैं, इसीलिए इसको कुछ आलोचक उधार का थैला भी कहते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग जब अपना पॉलिटी पढ़ेंगे, मीन्स की बोले तो एम लक्ष्मीकांत जी की जब स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल से समझेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा हमारी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। देन आज हम बात करते हैं अनुसूची, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इसमें मेन रूप से क्या बात की गई है। तो कुछ हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? 8वीं अनुसूची में ही किया गया है, ठीक है। जो 22 भाषाएं हैं उन टोटल भाषाओं का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको कई सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है। और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा मतलब हमारा कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे संविधान की उसका नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि आप संविधान, जो भी हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं वर्णित हैं, ठीक है, तो कितनी है? 22 है। 22 भाषाओं में से किसी भी आप एक लैंग्वेज में क्या है? एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ ये मतलब यही होता है, सपोज वहाँ पे नहीं लिखा कि 22 भाषाओं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इसमें ये रहता है कि संविधान में जितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है हमारी 8वीं अनुसूची में, हम उतनी ही भाषाओं पे अपने मतलब की बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे एक बेहद इम्पॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसको क्या किया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज को संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन नहीं है जिसका, वो कौन सी है? हमारी इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज अभी तक भी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या बात करें कि मूल संविधान में, यानी मूल संविधान का आई थिंक कि आप सभी को मतलब पता चल गया होगा कि जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार होता है, ठीक है, यानी जिस दिन पूरा उसका संविधान का एक ओवरव्यू पूरा बन जाता है, कंप्लीटली संविधान पढ़ा जाता है, उस दिन तक की बात करें बिना कोई संशोधन के, ठीक है। जो भी संशोधन वगैरह होने होते फाइनली जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है,
तो उसे हम मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में जिस दिन लागू हुआ था हमारा संविधान, तो मूल संविधान का मतलब वही है कि जिस दिन संविधान लागू होता है तो यहाँ पे 14 भाषाएं थी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी? 14 लैंग्वेज थी मूल संविधान में। ठीक है, और ये जो मैं मूल संविधान बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप इस मेरी जो ये भाषा है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जितने भी वर्ड्स हैं पॉलिटी के वो और जो भी संविधान से रिलेटेड हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब होता है और उनको जैसे वो लिखे हैं वैसे ही हमको अपने एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ता है। यदि हम थोड़ी सी भी मिस्टेक किए तो फिर वहाँ पे हमारे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हम जो भी हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और उसमें हम लिखते हैं जैसे मुंबई बम्बई प्रांत था पहले, तो या मद्रास प्रांत था। ठीक है, तो अब वहाँ पे यदि हम लिखते हैं कर्नाटक या मुंबई लिखते हैं वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, या कलकत्ता को कोलकाता लिखते हैं सो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो लिख रहे हैं उसको आधार मान के हम वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और उसके बाद क्या हुआ 1967 में, मूल संविधान मतलब 1950 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1967 में क्या होता है, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कितनी हो गई, 15 हो गई। उसके बाद क्या होता है कि 1992 को 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। वो कौन कौन सी है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जो डेट है ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ी गई थी, या कि 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, या कि 1967 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, या 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जो 1992 में है यानी 1992 में 3 लैंग्वेज इसमें जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। वो कौन कौन सी थी हमारी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका एक याद करने का आसान तरीका है जो आप अपने अनुसार से बना सकते हो, जो मैं बनाई हूँ याद करने के लिए, नमक। ठीक है, नमक का मतलब है हम सब यूज करते हैं और ये इजीली याद रहेगा। न से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है, हालांकि कोई ये ट्रिक वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमको याद करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या है कि यदि थोड़ा बहुत इजी कर सकते हैं तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी होगी, 1992 में नमक मीन्स नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हमारा आता है मैथिली, संथाली और बोडो, डोंगरी। ठीक है, यानी 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई। तो 15 वो थी, 3 ये हुई, तो 15 3 18 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4 लैंग्वेज जब और जोड़ी जाती हैं 2003 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन 8वीं अनुसूची में या डोंगरी भाषा कब मेंशन की गई थी 8वीं अनुसूची में, या कि संथाली भाषा कब इसमें ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में हमारे। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, और जितनी भी भाषाओं से रिलेटेड बात आती है तो 8वीं अनुसूची पे ही आप बात करोगे। ठीक है, और ना तो पहली, ना दूसरी, ना तीसरी, सबका एक अपना अपना डिपार्ट बटा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी हमारी लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में ही रखी गई हैं। तो इसमें क्या हुआ, बाद में क्या जोड़ा जाता है 2003 में, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 भाषाएं हुई, यानी टोटल बात करें तो 22 भाषाएं हैं। कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई हमारी, 22 भाषाएं, जो कि अभी तक की बात करें यदि हम, अभी खैर कोई संशोधन वगैरह नहीं किया गया, कोई और लैंग्वेज नहीं जोड़ी गई है, सो 22 भाषाएं ही हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यदि हमसे बनता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो आप क्या बताओगे, 22 भाषाओं का। उसके बाद यदि बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, या कि सिंधी कौन से सन में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो 1967। उसके बाद है कि 1992 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, या कि 2003 में कौन कौन सी, या की बात करें हम तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ी गई थी, 1992 में। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी कब जोड़ी गई थी, 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं, और ये नोट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में नहीं है, और इसको चाहे आप तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है और आता भी है, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में जिसका वर्णन नहीं है, तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। हो सकता है यहाँ पे आपको ये जो हैंड रिटन लिखा हुआ है वो ना दिखता हो, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको समझिएगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन रूप से क्या बताया गया था कि जो भी हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1951 में। मैंने क्या बताया था आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 9वीं अनुसूची के लिए क्या किया गया होगा? संशोधन किया गया होगा। अब इधर की जितनी भी हमारी अनुसूचियां हैं, 4 और शेष बची जो, इन सभी अनुसूचियों को संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी उस टाइम पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, और 1951 यानी 1 साल बाद ही क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है, और जिसके तहत क्या किया जाता है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और इसमें कैसे मामले रखे जाते हैं, ठीक है, कैसे मामलों के लिए ये हमको संशोधन करने की आखिर ज़रूरत पड़ी, या कि 9वीं अनुसूची की हमको आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी। सो इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें ऐसे मामलों को जोड़ा गया जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और भी जो संविधान में बातें वर्णित हैं, तो कुछ ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, सो आपको पता है कि हम उनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। बट यदि डीपीएसपी की बात करते हैं, दैट मीन्स नीति निर्देशक तत्व की, तो उनके लिए न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी? सबसे पहली बात कि कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है, इसकी डेट आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन नंबर कौन सा था? पहला संविधान संशोधन था। पहली बार हमारे संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात की गई है? ऐसे मामलों को जोड़ा गया जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो लोक व्यवस्था, ठीक है। लोक व्यवस्था मतलब भूमि सुधार के मामले, जो भी हमारे भूमि सुधार के मामले हैं। आपको पता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो पहले फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको फिर क्या कर दिया गया था? फंडामेंटल राइट्स से उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब हमारा संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, एक सांविधिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार की बात करें तो है। तो इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, ठीक है, जिनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सो भूमि सुधार के जितने भी मामले हैं, संपत्ति के अधिकार वगैरह, इनको हम क्या कर सकते हैं? इसी के तहत रखा गया, मतलब 9वीं अनुसूची में ही रखा गया है कि हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और यदि हम बात करें आज तक की, तो क्या हुआ है कि लगभग 284 अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि कितने अधिनियमों को अभी तक में जोड़ा जा चुका है इस 9वीं अनुसूची में, जिसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो लगभग 284 ऐसे अधिनियम हैं जो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा ही दिया कि जैसे भूमि सुधार के मामले जो हो गए, लोक व्यवस्था, ठीक है, तो इसके लिए हम न्यायालय में मतलब पूर्ण अधिकार के साथ चुनौती नहीं कर दे सकते हैं कि मतलब मुझे ये मिलना ही चाहिए या मेरे अधिकार का यहाँ पे हनन किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ यदि आप लोगों को समझ में आता है तो बताया करें कि हाँ समझ में आ रहा है, और यदि नहीं आता है तो भी बताया करें, ठीक है, ताकि और सुधार करके हम और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद है कि आप जितने लोग भी हो उनसे बनना चाहिए। जो भी देख रहे हो आप लोग, तो क्या हो कि जितना भी ये पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें आपसे कंठस्थ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए,
यदि आप 1 से 2 बार वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपसे ये चीज़ें जल्दी भूलने वाली हैं, ठीक है। और आप लोग यदि सच्चे मन से तैयारी कर ही रहे हो सो अपनी नोट्स भी, ये जो शॉर्ट नोट्स है इसे ही हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट मतलब बनाएं ताकि हमारे सारे टॉपिक भी कवर हो जाएं, एग्ज़ाम में हम इजीली रिवीजन भी कर लें और अच्छे से जो भी हम एग्ज़ाम की डिमांड है उसको भी पूरी कर लें। क्योंकि हमको कोई इसका ज्ञाता तो बनना नहीं है कि चलो एक हमको मतलब राजनीतिज्ञ बनना है या हमको पॉलिटी का पूरा ज्ञान मतलब हासिल करना है। सो हमको अपने एग्ज़ाम के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी हमारे पास बेहतर तरीके से एकदम से सूक्ष्म कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए बट बेटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जितने भी टॉपर होंगे, अभी आपको पता है कि यूपीएससी का फाइनली रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका नहीं हुआ है। सो वो लोग अब अपना फिर से तैयारी कर ही रहे होंगे। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि अच्छे तरीके से ऐसी प्रिपरेशन करनी है 1 से 2 साल के अंदर हो ही जाए, ठीक है, ताकि हम लोगों का भी लिस्ट में क्या हो, एक बार नाम तो ज़रूर आ जाए। सो ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग पढ़ते रहो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जो भी है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, ठीक है। तो उनके जो जो विषय हैं उनको आपको बताना, मतलब संघ सूची में वर्तमान समय में, ठीक है। आपको फ्यूचर का मतलब मूल संविधान में जितने भी थे वो नहीं बताना है, वर्तमान समय में कितने कितने विषय हैं संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। और प्लीज़ जो भी नेक्स्ट पहले की इसके वीडियो देखे हैं वो आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और जो नहीं भी देखे हैं जिनसे बन रहा है याद कि आप गूगल कर लेना, लेकिन आंसर देने की आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोशिश करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।